सीमा एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता पापड़ी चाट का ठेला लगाकर घर खर्च चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। एक रोज वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला जिसमें 2 रूखी सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा अचार। ये देख सीमा उदास हो गई। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये नमक अचार खाकर। पता नहीं बाबा का काम कब अच्छा चलेगा और हमें कब सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। फिर जैसे तैसे मन मारकर उसने उस रोज भी अचार और रोटी खा ली। दरअसल सीमा का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। लेकिन रोज रोज अचार के साथ रोटी खाकर भी वो परेशान हो चुकी थी। उसी शाम, माँ आज मुझे सब्जी के साथ रोटी खानी है, कितने दिन हो गए सब्जी खाए हुए। हाँ बेटी, बस तेरे बाबा आते ही होंगे, जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे पैसे लेकर बाजार से सब्जी ले आऊंगी। लेकिन जब सीमा के बाबा अपना ठेला लेकर घर लौटे तो अभी भी उसके पास उतनी ही पापड़ी बची हुई थी जितनी वो सुबह लेकर गया था। सीमा की माँ को समझते देर नहीं लगी कि आज भी कमाई नहीं हुई है, लेकिन वो सीमा का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने प्याज टमाटर का मसाला भुना और उसमें पापड़ी का चूरा डालकर उसकी सब्जी बना डाली, जो कि सबको बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और सीमा जवान हो गई, उसकी शादी हो गई। सीमा को उसके ससुराल में उतना मान सम्मान नहीं मिलता था जितना कि उसकी बड़ी जेठानी कविता को, क्योंकि कविता एक अमीर खानदान से आई थी जबकि सीमा एक गरीब परिवार की बेटी थी। दीपक सीमा को पसंद करता था, इस वजह से उसने सीमा से लव मैरिज की थी। सास ससुर ननद घर में सभी बड़ी बहू कविता को ही अहमियत देते थे और सीमा को हर बात में पीछे रखा जाता था। माँ जी, लड़का देखने में तो बहुत सुंदर है, हमारी पूनम के लिए अच्छा रहेगा। पूनम, तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी के मोबाइल में फोटो है, देखी तुमने? हाँ हाँ, पूनम को इन्होंने दिखा दिया है, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे थे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारी भी तो पसंद नापसंद का हम ख्याल रखते हैं। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है, पूनम के साथ जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी कि आपको पसंद आ जाएगा, और जब मेरी भाभी ने पसंद कर लिया तो समझो मैंने भी पसंद कर लिया। माँ बाबूजी, मुझे लड़का पसंद है। पूनम, दिखाना तो लड़का देखने में कैसा है। तुम क्या करोगी छोटी बहू देखकर, जब हम सब ने देख लिया तो तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है। तुम इन सब बातों से पीछे रहा करो। सुनो जी, लड़के वालों से बात कर लो, फिर हम देखने दिखाने का प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, मैं लड़के के पिता से आज फोन पर बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। देखो सीमा, इतना तो तुम जानती हो कि इस घर में मेरी वैल्यू क्या है और तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम एक गरीब परिवार से आई हो जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल की बात है, और मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। ये जो घर में महंगे महंगे सामान लगे हुए देख रही हो ना, ये सब मेरे ही दहेज में आया था, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखा करो। कविता बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी। एक काम करो, पता नहीं कब लड़के वाले देखने आ जाएं। तुम पूनम को बाजार से कुछ अच्छे पहनने का दिलवा दो, कोई अच्छी साड़ी या फिर कोई सूट। पैसे बाबूजी से ले लो। कैसी बातें करती हो माँ जी, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है, बहुत पैसे हैं। मैं अपने पास से दिलवा दूंगी पूनम को। माँ जी, मैं बस तैयार हो जाती हूँ। चलो पूनम, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाजार चलते हैं। जीती रहो बहू। सीमा देखती रही, उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूनम का रिश्ता तय हो गया। पूनम को लड़के वालों ने देखा तब भी सब कविता को ही आगे कर रहे थे। उस समय भी सीमा चुप रही। सीमा, टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ दीपक, इसी वजह से तो मुझे यहाँ रहने में हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। पर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, सब घृणा की नजरों से देखते हैं। समय के साथ सब बदल जाएंगे। अभी उन्होंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी ना, जिस दिन तुम्हारी अच्छाई उनके सामने आएगी तब सब बदल जाएंगे। अच्छा, पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ। दीपक अपने पिता के पास जाता है। मैंने तुम सबको कुछ कहने के लिए बुलाया है, मुझे जरूरी बात करनी है। कैसे जरूरी बात पापा, बोलिए। वो ऐसा है, पूनम के होने वाले ससुर रोशन लाल जी का फोन आया था। वो हम सबके साथ मिलकर प्राचीन माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वो कोई भी शुभ काम करने से पहले माता के मंदिर जाकर ही आशीर्वाद लेते हैं। उनका मन है कि हम सब भी उनके साथ जो है साथ चलें। तो मैंने जो है उन्हें हाँ बोल दिया। कल सुबह ही बोल रहे हैं चलने के लिए, तो तुम सब तैयार हो जाओ, ठीक है? एक गाड़ी उनकी होगी और एक गाड़ी हमारी। हाँ हाँ ठीक है। बड़ी बहू, तुम खाने पीने के सामान की तैयारी कर लो, रास्ते में भूख लगेगी और पूनम के ससुराल वाले भी होंगे, हमें ही इंतजाम करना चाहिए। पता नहीं वो लोग कुछ खाने का लाएंगे भी या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। पूनम थोड़ी आलसी स्वभाव की थी,
उसे घर के काम करने ज्यादा पसंद नहीं थे। उसने अपनी सास की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो तो बस घूमने जाने की तैयारियों में लग गई। अगली सुबह 9 बजे निकलना था। सुबह किसी की भी आंख नहीं खुली, पर सीमा 4 बजे ही उठ गई थी। घर में सब सो रहे थे। सीमा को पता था कि अभी कुछ देर बाद सभी को सफर पर निकलना है और रास्ते में सबको भूख लगेगी, इसलिए उसने कुछ खाना बनाने का सोचा। अरे घर में तो कोई भी सब्जी नहीं है, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं? तभी उसकी नजर सामने रखी पापड़ी पर जाती है, जो कुछ दिन पहले उन्होंने घर में चाट बनाने के लिए मंगवाई थी। वो उसे पापड़ी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है, साथ में थोड़ी रोटियां भी बना लेती है। तब तक घर में सब उठ चुके थे। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में क्या खाएंगे ये किसी को चिंता नहीं थी, पर शायद एक सीमा ही थी जो समझदार थी और उसने खाने का सामान रख लिया। पूनम की होने वाली सास सीमा की सास के साथ ही गाड़ी में बैठी थी। सब मिलजुल कर 2 गाड़ियों में बैठकर यात्रा पर निकले। अरे मैंने तो ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, पर दिमाग ही नहीं आया कि खाने का डिब्बा पैक भी किया, पर घर पर ही भूल आई। क्या करूं, उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। तभी तो सोच रही हूँ पूनम शादी होकर घर आ जाएगी तो सब कुछ जिम्मेदारियाँ संभाल लेगी। माँ, हम लोगों ने कुछ खाने का रखा था, माँ जी को दे देते ही दवाई ले लेंगी। कविता आगे वाली गाड़ी में है, एक बार पूछो अपने भैया को फोन करके। पूनम फोन करती है तो पता चलता है कि कविता ने खाने का कुछ भी नहीं रखा। सीमा गाड़ी में बैठी सब कुछ सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोली, आंटी जी, वो मैंने पापड़ी की सब्जी और रोटियां बनाई है। वो घर में सब्जी थी नहीं, इसलिए मैंने वही बना डाली। बचपन में माँ बनाती थी, उन्हीं से सीखा था। अरे वाह, पापड़ी की सब्जी, ये तो सुनने में ही बड़ी मस्त लग रही है। पापड़ी की सब्जी बनाने वाली बहू, जल्दी से परोस देना। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, मैं अभी सबके लिए खाना परोस देती हूँ। तुमने कब बनाई बहू? वो माँ जी सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा कुछ खाने का बना लेती हूँ। सीमा ने एक प्लेट पर रोटी और सब्जी रखकर पूनम की होने वाली सास को दी। भूख भी सभी को लगी थी। सभी ने पापड़ी की सब्जी रोटियों के साथ खाई। सबको वो पापड़ी की सब्जी बड़ी पसंद आई और सबने सीमा की खूब तारीफ की। सीमा के चेहरे पर एक संतोष वाली खुशी थी। अगर सीमा सुबह जल्दी उठकर खाना न बनाती तो आज सब भूखे रहते। पूनम के ससुराल वालों पर भी बहुत बुरा असर होता। पूनम, तुम्हारी सीमा भाभी बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सीमा भाभी की तरह समझदार बनो और हमारे घर को पूरी तरह संभाल लो। सीमा, तुम बहुत समझदार हो। सीमा, तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तुमने आज हम सब की इज्जत बचा ली। तुमने आज एक समझदार बहू होने का फर्ज निभाया। जीती रहो बहू, जीती रहो। उस दिन सीमा को एहसास हुआ कि जो ससुराल वाले उससे दूरी बनाकर रहते थे, आज वो सब उसे बहुत सम्मान भी दे रहे हैं और बहुत प्यार से भी बात कर रहे हैं। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना? जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है।
शादी के बाद। देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली, अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टोमेटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है, ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च छोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू लाछट से प्लेट में निकाल। अर्णब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।